आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10 के लिए बहुत वीवीआई इंपोर्टेंट मतलब बहुत वीवीआई टॉपिक्स है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत इंपोर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे तो इस चैप्टर को देख करके आप एक अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो मैंने नोट्स तैयार किया है इसका लिंक जो है मैं पीडीएफ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कब? जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको लिंक मिलेगा। इस टाइप से इसको कोडिंग किया गया है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पर जो मैं एक बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस तरह की जो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हम किससे कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए जो गुण होते हैं, तो नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे आपको हम जैसे ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है। क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अब देख लीजिए आगे के जो प्रोसेस है यहाँ पर हम देख लेते हैं। उत्पाद हमारा हो गया है। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर देखेंगे उदाहरण में जैसे कि भोजन का पचना है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन है, रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दही बनना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम आपको बता दें कि इसमें क्या क्या चीज हो सकते हैं। देखिए अवस्था में परिवर्तन हो सकती है, रंग में परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के दौरान। ये जो बनेगा तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन भी कर सकता है। इसके अलावा जो है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शब्द समीकरण है, जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक को और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यह विकारक हो गया। ठीक है। और यहाँ पर जिंक सल्फेट को मिलाने के बाद जो है हमारा ये जिंक सल्फेट को मिलाने के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना, ये आरएचएस हो गया, उत्पाद हो गया। इन दोनों को यहाँ से कन्वर्ट किए तो जिंक सल्फेट प्लस क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ। अभी दोनों को मिलाने के बाद एक नया बनेगा, रासायनिक समीकरण होगा। तो दोनों को मिला करके जो बना वो रासायनिक समीकरण हुआ। यानी हम इसको, ये हिंदी मीडियम में है और ये इंग्लिश मीडियम में, मतलब ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए। तो जिंक को हम Zn लिख दिए और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम देखिए H2SO4 लिख दिए। ठीक है। और ये रिएक्शन किया तो रिएक्शन करके क्या बनाया, ZnSO4 और ये H2 क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो इस तरह से हमको क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको समझे हैं कि क्या हमारा रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या विकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। तो पूछेगा आपको कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, ये सब डिफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, तो संतुलित करना का मतलब होता है कि द्रव्यमान का जो होता है संरक्षण का जो नियम है वो कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है ना तो उसका निर्माण होता है और नहीं उसका विनाश होता है। ठीक है। तो ये होता क्या है, तो देखिए यहाँ पर एक नया चीज होता है, वो एक नया चीज होता है वो उसी में से मिल करके बनता है। ठीक है। एक नया चीज निर्माण होना का मतलब क्या है कि उस मतलब एक नए पदार्थ का निर्माण होना। ठीक है ना, तो उसी में से मिल करके एक नया चीज बनता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक जो होता है एवं उसके पश्चात उत्पाद जो होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जो बनाते हैं वो होने चाहिए। तो पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के तरीके बताइए। अगर आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ देगा तो इस तरह के आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर हम आपको चरणबद्ध बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरण लिख करके प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। क्या करिए, रासायनिक समीकरण लिखिए Fe+H2O और चारों ओर बॉक्स आप बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। Fe+H2O, अभी इसको दोनों को क्या करेंगे, मिला करके रिएक्शन करेंगे। यहाँ देख रहे हैं रिएक्शन कर रहा है,
तो रिएक्शन कर रहा तो क्या हो जाएगा, Fe, देख रहे हैं ना, Fe2O3 प्लस में H2 बन जाएगा। देखिए Fe2 Fe प्लस H2 मिलकर के क्या बनेगा, तो Fe को अगर हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Fe यहाँ तो जो है O के साथ रिएक्शन कर जाएगा। Fe देखिए Fe2O3 प्लस में H2 बनेगा, सॉरी H2 बनेगा। तो ये क्या हो गया, संतुलित करने समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, ये हो गया। अब इसमें जो हम मिल करके एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको इसको बनाना है, संतुलित करना है, ठीक है। चलिए, तो समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कर लीजिए। जैसे Fe का परमाणु की संख्या कितना हो गया, तो Fe का हमारा हो गया 1। उत्पाद देखिए, अभिकारकों में परमाणु की संख्या LHS में 1 हो गया, और इधर में क्या, इधर 2 है। इस तरह के समीकरण जो आपको देगा वो मतलब संतुलित करने के लिए देगा, ठीक है ना। एग्जाम में इस तरह के समीकरण पूछते हैं, तो आप समझिए इसको। यहाँ पर हम थोड़ा छोटा कर दें ताकि ये बहुत इजी तरीके से हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए Fe यहाँ पर क्या है, ये परमाणु की LHS में एक है, इधर इधर एक है, और इधर टाइप के हो गया RHS। इधर क्या हो गया, Fe का मान, इसमें क्या है Fe2O3, इधर Fe का मान 1 है, इधर Fe का मान कितना हो जाएगा, Fe का मान जो इधर टोटल मिला करके Fe2 होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है 3 लिखा हुआ है। उत्पाद में परमाणु की संख्या RHS में किया हुआ है, तो उत्पाद में बनकर के आया, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। H का मान यहाँ पर क्या है, इधर 2 है, और इधर कितना है, इधर भी 2 है, ठीक है। और देखिए ऑक्सीजन जो है इधर 1 है, और इधर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमको मान रखना पड़ेगा, इसके अनुसार से कह रहा है, ठीक है ना। 3 और इसके अनुसार से यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 हो गया, क्योंकि 3 को पहले से था, ये हमको इधर से लेना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, इधर वाले को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं कि लोहा में भी पहले से 3 को था, 2 को था, तो 3 को कैसे हो गया था, एगो इधर वाला जाकर के जुट गया, इस तरह से 3 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक के उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक संतुलित करते हैं। जैसे Fe है, तो इधर क्या करेंगे, H2O को हम रिएक्शन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो Fe प्लस में H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, तो Fe2O3 तो पहले से दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, और H2 दिया हुआ है। तो देखिए इधर क्या है कि हमारा हाइड्रोजन जो है इधर वो है 2, ठीक है, और इधर हम क्या कर दिए, ऑक्सीजन हमारा इधर 4 है, तो Fe3O4 होना चाहिए था, ठीक है ना। Fe3O4 होना चाहिए, तो यहाँ पर Fe2O3 दिया हुआ है, इसको आप Fe3O4 कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो समीकरण का मान जो दिया हुआ है वो इसके अनुसार से दिया हुआ है, इसके अनुसार से, ठीक है। Fe3O4, ठीक है ना, टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, या फिर उसी लेवल से, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ है, तो इसमें देखिए Fe है, H2O, ठीक है। तो इसको देख करके इसमें जो है मान पुट किया गया, ठीक है। तो Fe है, एक है इधर, और इधर क्या है, H2 है, H2 है, और इधर देख लीजिए, तो 4 हमको रखा गया है संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो सभी तत्वों के परमाणु के चरण 3 की भांति संतुलित कर लेना है, समीकरण 3 की भांति सबको संतुलित कर लेना है। तो इधर हमारा जो है ऑक्सीजन 4 है, तो इधर 4 को बराबर करने के लिए 4 से इधर गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे तो 4 को हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इधर हमारा कितना है, 2 को है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 दूना 4 रख देंगे, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर लोहा 3 को यहाँ पर 1 को, तो 3 से गुना कर देंगे, ये हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा सभी तत्वों के परमाणु की संख्या जो है यहाँ पर संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है, ठीक है। तो इस तरह से हमको रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन कर दिया, अब ये हमारा पूरा रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, दोनों ओर समान हो गया। देखिए 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ठीक है ना, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 3 Fe इधर भी हो गया, 3 Fe इधर भी हो गया, बराबर हो गया। तो ये हमारा संतुलित हो गया। इसी तरह से आपको पहले नंबर में जो देख रहा है ना, वो आपको देगा, और इस तरह से आपको रिएक्शन करना रहेगा, ठीक है। तो कैसे रिएक्शन करना रहेगा, तो इस टाइप का आपको दे देगा, ये H4 नहीं रहेगा, यहाँ पर हमको लगता है कि मिस्टेक कर दिया टाइप करने में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको देगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या कर किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आपको बताएंगे, आगे आगे ले चलते हैं, ठीक है ना। आगे जो यहाँ पर देख रहे हैं कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, जैसे ठोस है, द्रव है, किस गैस है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन रहेगा तो हम AQ लिखेंगे, गैसीय अवस्था में रहेगा तो G लिखेंगे, द्रव रहेगा तो L लिखेंगे। इस तरह से आपको मान जो है लिखना पड़ेगा, ताकि जो भी हम मान करेंगे तो उस तरह से हमारा कंप्लीट होता जाए, ठीक है। चलिए चलिए हम यहाँ पर कर लेंगे, तो इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब एवं उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के अनुसार लिखेंगे। जैसे
संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो होता है भाग लेता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या करता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक क्या करता है, एक उत्पाद बनाता है। क्या करता है, एक उत्पाद बनाता है, ठीक है। एक उत्पाद बनाना, थोड़ा डबल कर दिए ताकि आप लोगों को दिखने में अच्छा लगे और आप लोग समझ सके, ठीक है। तो ये हो गया अभिकारक वाला में, ठीक है। अब देखिए उदाहरण में जैसे इसका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जैसे कोयले का दहन हो गया। तो कोयले का दहन क्या होता है, C+O2 मिलकर के CO2 बनाता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोयले का दहन होता है। जल का निर्माण H2+O2 के साथ रिएक्शन कर रहा था तो H2O बनता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, इधर H दो गो है, ठीक है ना, इधर H दो गो है और ऑक्सीजन एक गो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है, दो गो है। तो हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या करेंगे, इधर H2 जो है हमारा H2O बन गया, इधर H2 है दो गो, तो हम क्या करेंगे, 2 से इधर गुना करेंगे तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो है 2 से ऑक्सीजन को गुना करने के लिए हाइड्रोजन हमारा 2 गो 4 हो गया, तो इधर तो 2 गो है तो फिर 2 से इधर गुना कर देंगे। इस तरह से ये रिएक्शन पूरा बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा है कि CaO प्लस में H2O मिलकर क्या बना, Ca प्लस H2O इक्वेशन में बना लिया, ठीक है, यानी बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये हो गया आपको, ठीक है। अब मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और उसको देखिए। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं जल का निर्माण। तो जल का निर्माण हो गया, इसका हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इसको जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकृति गैस का दहन CH4 प्लस में O2 ये मिल करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है, CO2 प्लस में H2O प्लस में उष्मा बनाता है। तो ये उष्मा का अभिक्रिया कर दिया, उष्मा का विस्थापन किया, उष्मा का निर्माण किया, तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर जो है कई बार बोर्ड ने पूछा। तो क्लास 10 के लिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए और इसको हम आगे आपको और भी बहुत सारी चीजें जो है बताएंगे। वीडियो के साथ आप बने रहिए, बस आपको मिलते जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राकृतिक गैस का दहन हो गया। अब जो है यहाँ पर देखिए तो इसको रिएक्शन किया, बैलेंसिंग कर दिया है, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे किया जाता है मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिए CH4 है, H 4 गो है, लेकिन इधर H हमारा पहले 2 गो था, इस 2 गो को हम इसीलिए रखे हैं, 2 गो को क्या करें, इसको H के बराबर करने के लिए, तो 4 गो H हो गया, लेकिन 4 गो H के बाद हमारा ऑक्सीजन भी 2 गो होना चाहिए, 2 गो इधर था तो 2 गो हो गया, इस तरह से हमारा बराबर हो गया और उष्मा का निर्माण भी हो गया। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है कि शोषण कौन सी अभिक्रिया है, तो शोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A टूटेगा तो B प्लस C बनेगा। जैसे अगर हमको कहेगा कि H2O है, ठीक है, H2O ले लीजिए, इसको तोड़िए तो H2O टूट करके क्या बनेगा, H2O टूट करके बनेगा H2 प्लस O2, क्या बनेगा, H2 प्लस O2। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टूट करके, तो ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में कहता है इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसमें वियोजन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उसमें वियोजन यानी उष्मा द्वारा किया गया वियोजन, उसमें वियोजन होता है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक जो है उदाहरण में जैसे हमको इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कैसे बैलेंस किया जाता है। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर FeSO4 है, ठीक है ना, क्या है, FeSO4 है, तो FeSO4 को हम उष्मा के साथ रिएक्शन मतलब FeSO4 को जब उष्मा करेंगे, जब मतलब हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2O3 और SO2 प्लस में SO3 बनेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको FeSO4 को हम फेरस सल्फेट और Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड यानी भूरा लाल रंग कहते हैं,
ठीक है। अब इसी में देखिए CaCO3 जो है वो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, उष्मा पर करेंगे तो बिना बुझा हुआ चूना टूट करके आएगा। इसमें तो आपको समझना ये है कि FeSO4 बन टूट करके कौन चीज बना है, Fe2O3, SO2 और SO3, ये तीन चीज बना है। और इसमें देखिए CaCO3 चूना पत्थर उष्मा पर टूट करके CaO प्लस में CO2 बना, बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में CaO प्लस में CO2 को हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं और चूना पत्थर को CaCO3 कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन वैद्युत वियोजन होता है। ठीक है, जैसे विद्युत धारा H2O प्लस में H2 प्लस O2 क्या हो जाएगा, H2O प्लस में H2 प्लस O2 मिल करके इसको रिएक्शन करेंगे विद्युत धारा में, विद्युत धारा के अनुसार, तो ये क्या हो जाएगा H2 प्लस O2, H2 क्या हो गया, गैस हो गया, O2 क्या है, गैस भी है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर दिया हुआ 100 वोल्ट की बैटरी का, इसको आप कर सकते हैं, ये फिगर आपको बुक में भी दिया होगा, आप बुक है तो बुक में नहीं समझे हैं तो इसको आप देख लीजिए, बुक का ही पूरा फॉर्मूला फिगर दिया हुआ है। प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होता है वो प्रकाशीय वियोजन होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो होता है वो प्रकाशीय वियोजन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण में AgCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रिएक्शन कराया गया तो Ag प्लस Cl2 बना, इसको रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए AgCl है और इधर AgCl2 है, Cl का मान 2 है, इसलिए हम 2 से गुना किए, तो 2 से गुना किए तो Ag का मान भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 से गुना कर दिए। इस तरह से हमारा क्या हो गया, AgCl2 हो गया। 2Agbr सूर्य का प्रकाश है, 2Agbr सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Ag प्लस Br2 यानी 2Ag, इसको भी रिएक्शन करेंगे तो AgBr, Br2 है तो Br2 है लेकिन Br यहाँ एक होगा इसलिए 2 से गुना करेंगे, Ag भी 2 हो जाएगा इसलिए 2 इधर से गुना करते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन का अभिक्रिया जो होता है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम आपको बता दें, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4 मिल करके FeSO4 और Cu को, तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी उसको यौगिक से हटा देता है। ठीक है, दूसरे जगह से देखिए इसमें Cu जो है वह क्या है, ये जो है अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो Cu जो है कम क्रियाशील तत्व है, ये बटा मतलब बेचारा कमजोर है, इसको बाहर निकाल दिया, इधर कावा Fe है इसके साथ मिल करके बना लेता है, FeSO4 हो गया और Cu को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर दिया हुआ है कि परखनली है, धागा है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और लोहे की कील है। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जमाई गई है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। Zn प्लस में CuSO4 का अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा और Cu बेचारा बाहर चल जाएगा क्योंकि कम क्रियाशील तत्व है। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। उसी तरह से Fe जो है यानी आयरन यानी लोहा जो है वो भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO2 मिल करके BaCl2 और पूरा Na2SO2 और BaCl2 मिल करके क्या बनाया, तो मिल करके बनाएगा BaSO4 Na2SO4 शायद होता है, तो यहाँ पर Na2SO2 लिखा है, BaSO4 और ये बनाएगा NaCl2 यानी 2NaCl यानी रिएक्शन यहाँ पर कराया है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया शायद Na2SO4 होगा, और बेरियम सल्फेट BaCl2 और बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl
बेरियम सल्फेट BSO4 के सफेद अविलय अपक्षेप का निर्माण होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी अपक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, इसको हटाते हैं। हाँ, उपचयन एवं अपचयन, उपचयन एवं अपचयन भी कई बार पूछा हुआ है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह क्या हो जाता है, उपचयन होता है। जैसे C+O2 मिलकर के CO2 बनाया, ये उपचयन हो गया। Cu+O2 मिलकर के CuO बनाया, ये भी क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो बैलेंसिंग किया हुआ, CuO को H2 के साथ रिएक्शन करा हीट में, ये क्या हो गया, Cu+H2 हो गया, ये भी उपचयन हो गया। ठीक है, इस तरफ के उपचयन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब देखिए अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी हो जाता है, ह्रास का मतलब होता है कमी, ह्रास का मतलब कमी हो जाता है। जब किसी पदार्थ में क्या होता है, तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या होता है, ह्रास होता है, क्या होता है, ह्रास होता है, तो वहाँ पर हो जाएगा उपचयन, अपचयन। तो किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो यहाँ देखिए वृद्धि होती है, तो जैसे देखिए जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यहाँ पर देखिए, तो हाइड्रोजन की वृद्धि करे Cu को H2O के साथ रिएक्शन कराए, तो H2 क्या किया, इसके साथ मिल करके H2 और O मिल करके जल बना लिया और Cu को बाहर कर दिया, क्योंकि कम क्रियाशील वाला तत्व है ना, ऊपर भी अब देखे होंगे। तो CuO मिल करके Cu बनाया, तो ये उपचयन अपचयन हो गया। क्यों, देखिए बढ़िया से, यहाँ पर CuO है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ Cu है, मतलब ऑक्सीजन इसमें से गायब हो गया, तो ये अपचयन हो गया। लेकिन यहाँ पर सीधे H2 है और इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया, तो ये उपचयन हो गया। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अपचयन, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उपचयन होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर के जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन एवं इस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहा है। यहाँ पर अपचयन लिखना चाहिए, ससुरा उपचयन लिख दिया। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा तो क्या कहेंगे, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों भाग लेता है उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संचारित हो जाता है, ठीक है, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ठीक है, चांदी के ऊपर काली परत एवं वह तांबे के ऊपर ही हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। यशेद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। पूछेगा धातुओं को किससे बचाया जाता था, धातुओं को पेंट करके। गांव देहात में देखते होइएगा तो विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। पूछेगा विकृत गंधिता किसे कहते हैं, आपको इसका नोट, आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। विकृत गंधिता यानी वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, वायुरोधी परिवर्तन में खाद्य सामग्री रख करके, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतलन द्वारा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको जो है पूरे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे।